करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आज हम सेंटेंसेस को करेक्ट करना सीखेंगे, क्योंकि हम डेली यूज में भी यूज करते हैं और वैसे भी जब हम कोई आंसर लिख रहे हैं या कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो उसमें अगर हम ग्रामेटिकली मिस्टेक्स कम होंगी तो हमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। वैसे भी ये ग्रामर में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज, by the time I reached the school, the peon have rung the bell. ये गलत है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, by the time एक फ्रेज है जो कि हम लगाते हैं जब तक। इसका मतलब हो गया जब तक। और I reached the school एक सेंटेंस हो गया, और दूसरा सेंटेंस है द पियोन हैव रंग द बेल। तो यहां पर इन वाक्यों में पहले हमें ये समझना होगा कि जब एक कार्य हो रहा, मतलब पहले हो रहा है, और दूसरा भी भविष्य में आपने सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, कि यहाँ पर क्या है, जब तक मैं स्कूल पहुंचूंगा पियोन घंटी बजा चुका होगा। तो ये सब कुछ क्या है, आपका भविष्य के लिए है, फ्यूचर टेंस। जैसे कि अगर हम कहें उसके घर पहुंचने से पहले हम खेल चुके होंगे, वी विल हैव प्लेड बिफोर ही रीचेस होम। तो यहां पर हम खेल चुके होंगे, ये काम पहले हुआ, और घर पहुंचा वो बाद में। तो यहाँ पर जब सेंटेंस में पहले या बाद में आता है, कई बार ये भी होता है उसके घर पहुंचने के बाद। तो इस तरह के वाक्यों का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो फ्यूचर टेंस में ही है, लेकिन पहला जो दो क्लॉजेज हैं यहाँ पर, जैसे उसके घर पहुंचने से पहले, तो ये एक क्लॉज हो गया, हम खेल चुके होंगे एक क्लॉज हो गया। तो ये जो है हम खेल चुके होंगे, उसको हम इंग्लिश में पहले लेंगे, तो वी शैल हैव प्लेड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर शैल हैव या विल हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, और नहीं है तो नहीं लगाएंगे, और इसके बाद अदर सब्जेक्ट्स होंगे। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बिफोर लिखा, फिर आपका ही रीचेस होम। तो यहां पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, बिफोर के बाद हमने सब्जेक्ट लिया, और सब्जेक्ट के बाद हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। ही शी इट थर्ड फॉर्म ऑफ थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं, तो हमने ये लिया है। और होम क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, अब अंतर देखिए। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। तो यहां पर भी बाय द टाइम फ्रेज है, उस वो आपको बस कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, लेकिन इसका अर्थ है। यहां पर भी अर्थ था पहले वाले सेंटेंस में, और यहां भी है। जब तक मैं स्टेशन पहुंचा, जब तक का मतलब बाय द टाइम, ट्रेन छूट चुकी थी, द ट्रेन लेफ्ट। तो ये गलत होगा, क्योंकि चुकी थी चुका था जिसमें आएगा, तो उसमें हम उस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट।
अगर दो काम पास में एक के बाद एक हो तो पहला काम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे तुम्हारे आने से पहले मैं चला गया था, तो मैं चला गया था पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, तुम्हारे आने से पहले तो ये सिंपल पास्ट में। इन वाक्यों में पहले लगाना आवश्यक होता है क्योंकि ये दो चीजों को डबल सेंटेंस होते हैं। पहले भी लगा सकते हैं या तुम्हारे आने के बाद, इस तरह के भी सेंटेंस होते हैं। अगर मैं कहूं आई रीच द स्टेशन तो ये एक वाक्य होगा जिससे ये पता चलता है कि मैं स्टेशन गई। लेकिन उसके साथ अगर हम ये कहें द ट्रेन हैड लेफ्ट, अगर ऐड करते हैं तो ये तब डबल सेंटेंस माना जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं तो वो हम कब करेंगे? जब तक मैं स्कूल पहुंचूंगा पियोन घंटी बजा चुका होगा, या जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा ट्रेन छूट चुकी होगी। जो आप पहले से ही कल्पना कर लें, इमेजिन कर लें कि अरे मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो का यूज करेंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और इसमें जो पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब थर्ड सेंटेंस हम देखते हैं। आई सॉ हिम बिफोर ही वेंट टू स्कूल, तो ये भी गलत है। आई हैड सीन हिम बिफोर ही वेंट टू स्कूल। यदि वाक्य में बिफोर आया है तो इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बिफोर लगाएंगे क्योंकि ये डबल सेंटेंस है। फिर अगेन वी राइट सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब कौन सी आएगी? सिंपल पास्ट टेंस, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब हम इसका जो करेक्ट वाला है उसको देख सकते हैं। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड जो हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में, हेड जो हम लगाते हैं, सी का SEE का थर्ड फॉर्म क्या होगा? SEEN सीन। हिम आपका ऑब्जेक्ट है, बिफोर आप लगाएंगे ही लगाएंगे बिफोर। और दूसरा सेंटेंस क्या है? ही वेंट टू स्कूल, तो ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद आपने ये प्रपोजिशन लिया है और स्कूल जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, और इसे समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में है तो एक जो मेन जो क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज जो कहलाएगा, वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, और दूसरा जो क्लॉज होगा वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। और इसके विपरीत अगर पास्ट टेंस में है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन क्लॉज होगा, और सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट, नहीं सॉरी फ्यूचर नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। पहला तो होगा फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। चलिए लेट अस लर्न सम मोर रूल्स, क्योंकि ग्रामर के बहुत सारे रूल्स हैं और हम उनको अगर डेली टाइम टू टाइम रिवाइज ना करें तो वो हमारे दिमाग से उतर जाते हैं। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो उन सबको रिवाइज करना होता है, तो कई बार हमारे से गलती हो जाती है इंग्लिश में। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? नो सूनर ही क्लोज द अम्ब्रेला इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ये गलत होगा
इसका सही रूप सही से हम कैसे बनाएंगे? नो सूनर डिड ही क्लोज द अम्ब्रेला देन इट स्टार्टेड रेनिंग। जब वाक्य में नो सूनर हो, यानी कि शुरुआत अगर हम नो सूनर से करते हैं तो पहले डिड या हैड का यूज करेंगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस में ही है वाक्य, तो डिड या हैड का यूज होता है। तथा दूसरे क्लॉज, तो यहां पर ही क्लोज द अम्ब्रेला, तो ये तो एक क्लॉज हो गया। और दूसरा क्लॉज क्या है? इट स्टार्टेड रेनिंग। तो क्लॉज में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। तो ही क्लोज्ड, इट स्टार्टेड, तो ही सब्जेक्ट हो गया, क्लोज क्या हो गया? वर्ब। और यहां पर इट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। स्टार्टेड क्या हो गया? वर्ब। तो दोनों पास्ट टेंस में ही है, तो इसीलिए हमने इसमें नो सूनर डिड, पास्ट टेंस में होने की वजह से डिड, ही क्लोज द अम्ब्रेला। और जब हम नो सूनर से शुरू करते हैं तो पहला जो क्लॉज है उसके बाद जब हम दूसरा क्लॉज शुरू करते हैं उससे पहले हम क्या लगाते हैं? THAN, देन। इस बात का हमको ध्यान रखना है। THEN देन नहीं लगाते हैं, वो गलत होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। Now the next sentence is the manager appointed her as librarian. तो ये गलत है। The manager appointed her librarian. कुछ verbs जैसे कि choose, make, consider, appoint, इन सब के साथ हम as का यूज नहीं करेंगे। इस बात को हमको ध्यान रखना है। Now the next is unless he will not work hard, he will not pass। ये गलत होगा। अनलेस का तो मतलब ही है जब तक नहीं, तो अनलेस के साथ नॉट का यूज करना गलत होगा। अनलेस ही विल नॉट वर्क हार्ड, ये गलत है। यहां अनलेस लगाएंगे या ही विल नॉट वर्क हार्ड, एक चीज लेंगे, अनलेस लो या फिर नॉट, क्योंकि अनलेस का ये नकारात्मक ही हो जाता है अर्थ, जब तक नहीं अनलेस का मतलब है। तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड, तो यहां पर ही विल नॉट पास, और इसमें ये भी डबल सेंटेंस है। तो यहां पर भी देख लीजिए, जो आपका सेकंड क्लॉज है ही विल नॉट पास, ये आपका फ्यूचर टेंस में हो गया है। और पहले वाला क्लॉज जो है वो किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इस बात को हमको ध्यान रखना होगा। इसके बाद आता है आपका द स्ट्रेंजर बिहेव्ड जेंटलमैनली। तो यहां पर ये गलत होगा। द स्ट्रेंजर बिहेव्ड इन अ जेंटलमैनली मैनर। तो इसी तरह से हम दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं। माय सीनियर बिहेव फ्रेंडली, कई बार हम कहते हैं, लेकिन ये भी गलत है। माय सीनियर बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर। ये तो हम जानते हैं कि एडजेक्टिव में अगर हम लास्ट में ly ऐड कर देते हैं तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है। जैसे ऑनेस्ट का ऑनेस्टली, ग्लैड का ग्लैडली। इतना ही नहीं, कभी कभी हम कुछ नाउन्स जिनके एडजेक्टिव को जब हम बनाते हैं, जैसे कि इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, द स्ट्रेंजर इज अ जेंटलमैन। लेकिन अगर हम ये कहें कि उसका व्यवहार कैसा था, तो हम ये कह सकते हैं द स्ट्रेंजर बिहेव्ड जेंटलमैनली। तो ये गलत होगा। इसकी जगह हम ये कहेंगे द स्ट्रेंजर बिहेव्ड इन अ जेंटलमैनली मैनर। तो इस तरह से हम बनाते हैं, इस बात को हमको ध्यान रखना होगा। दिस इज द लास्ट सेगमेंट, सो इट्स टाइम टू से गुड बाय and good luck for the exam.